जोहार साथियों, आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जेटेट पेपर 2 का जो आपका सामाजिक अध्ययन वाला पोर्शन है, यहाँ से आपका टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 में आपका डिवीजन होगा। 50 क्वेश्चन आपका सोशल साइंस से होगा और 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर साइंस का देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका होने वाला है सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस टॉपिक से। ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है और रेगुलर बेसिस पर हम लोग इसको आपको 10 से भी ज़्यादा करा देंगे एग्जाम से पहले। ये सारे एमसीक्यू टॉप क्वालिटी का एमसीक्यू है, साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और किसी न किसी टेट एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो टॉपिक जो दिया गया है आपका सिलेबस में और उसी टॉपिक से जो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसका एक पूरा का पूरा कंपाइलेशन देखने को मिलेगा आज के सेशन में। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप जेटेट का और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो जेटेट रिलेटेड जो है नोट्स और टेस्ट सीरीज का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आपका नए सिलेबस पर आधारित है। जहाँ पेपर 1 के लिए अलग कोर्स है, पेपर 2 के लिए अलग है और एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको देखने को मिलेगा साथ में। पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ही नोट्स अवेलेबल है, साइंस का भी अवेलेबल नहीं है। पेपर 1 में अगर हम लोग बात करें तो सीडीपी, ईवीएस, भाषा, मैथ, ये सारे पोर्शन आपका कवर होगा। सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय भाषा वाला पोर्शन कवर नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ ये जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ये एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बेस्ड है और नोट्स को बेहतर से बेहतर बनाने की प्रयास किया गया है, ताकि आप जो है आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। अगर आप सिलेबस में जाएंगे तो आपको संविधान आपको देखने को मिलेगा, यानी संविधान से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और संविधान को आपको थोरोली पढ़ना है। काफ़ी टाइम मिला है आपको जेटेट को तैयारी को लेकर के, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो आप आशा कर सकते हैं कि जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा। जून में होने के चांसेस बहुत ही कम है, जुलाई तक हो सकता है कि एग्ज़ाम हो। तो 2-3 महीने टाइम है, आप सारे टॉपिक को बहुत ही बढ़िया से कवर कर सकते हैं। जो आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, जब आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, वहाँ भी ये सारे नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हम भारत के लोग लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में क्या है कि पूरा भारत जो है क्या है आपका गणतंत्र है, एक रिपब्लिक है। क्या है, रिपब्लिक। और यहाँ का जो सरकार चुना जाता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों द्वारा चुना जाता है। इसलिए भारत का संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। इसका ये मतलब होता है कि संविधान को संपूर्ण जनता, जितने भी पब्लिक है पूरा इंडिया के, ये सभी लोग संविधान को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इससे ये भी साबित होता है कि जो पूरा का पूरा देश का कानून व्यवस्था है, देश का नियम है, ये सारे कहाँ निहित है, पूरे भारत के लोगों में निहित है, किसी पर्टिकुलर पार्टी में नहीं है। सब सर्वोच्चोपरि कौन होता है, आपका संविधान होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो 91 का बी हो जाएगा कि संप्रभुता जो है भारत के लोगों में निहित है, किसी पर्टिकुलर पार्टी पोजीशन पर निहित नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पर हो। बट फाइनली जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है किसके द्वारा, हम भारत के लोग यानी भारत के लोगों द्वारा ही उसका डिसीजन फाइनल होता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी को जो है समाप्त कर दिया गया है, किस आर्टिकल के तहत। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ 4 आर्टिकल दिखेगा। तो आर्टिकल 16 किस बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 16 जो है आपका अवसर की समानता यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। जैसे आप ये मान ले, कोई एग्जाम को मान लेते, कंपटीशन एग्जाम को मान लेते हैं, तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी के लिए ओपन रहता है, सब कोई अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, अपने हिसाब से मेहनत करके वो जॉब को पा सकते हैं। तो आर्टिकल 16 आपका अवसर की समानता के बारे में बात करता है। अगर हम लोग आर्टिकल 18 की बात करेंगे तो आर्टिकल 18 में क्या किया गया, उपाधियों का अंत किया गया। आज़ादी से पहले बहुत लोग राय बहादुर ये सारे उपाधि अपने आप ही ग्रहण कर लेते थे, जो कास्टिज्म पर भी बेस्ड था और बहुत सारा बेस्ड था किसके ऊपर, वंश पर बेस्ड था। तो इन सारी उपाधियों को क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। अब कोई उपाधि लगा नहीं सकते, तो उपाधियों का अंत हो गया। तो उपाधियों का अंत आपका आर्टिकल 18 में बात किया गया है। आर्टिकल 19 किस चीज़ के बारे में बात करता है कि आप अगर कोई
व्यू पॉइंट है तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी से पहले क्या होता था, आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर दिया जाता था और आप कुछ भी नहीं बोल सकते थे आप सरकार के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में। तो आर्टिकल 19 में इसी चीज़ की आपको फ्रीडम मिलता है, वो क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है आपका? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और आपका जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया आर्टिकल 17 के तहत। एक मूवी भी आया था, मूवी को आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 17 करके है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आर्टिकल 17 किस चीज़ को डील करता है, आपका अनटचेबिलिटी को डील करता है। बाकी आर्टिकल 16 अवसर की समानता, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत हो गया, आर्टिकल 19 क्या आ जाएगा आपका? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 92 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 93। और क्वेश्चन नंबर 93 पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य यानी कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, किसके बारे में बात किया जा रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारतीय संविधान में किस पार्ट में, किस भाग में आपका रखा गया है? तो आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है इसको कब ऐड किया गया भारतीय संविधान में। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था आपका? 1976। और 1976 में ही मूल कर्तव्यों को जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया। किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया इसको? तो आर्टिकल 51। क्या नाम याद रखना है आपको? आर्टिकल 51A के तहत इसको जोड़ा गया था। किसके साथ? आर्टिकल 51A के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और ये आपका मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है, मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसे लिया गया आपका रसिया के संविधान से। कहाँ के संविधान से? रसिया के संविधान से आपका मूल फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया। ये भी बार बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को यूएसएसआर यानी कि रसिया के संविधान से लिया गया है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51A में है। और इसे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976, वहाँ पर इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो ये सारे पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या करना है आपको हर हाल में याद रखना है। पूछा जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ बोला गया था कि किस भाग में, तो अगर हम लोग भाग की बात करें, यहाँ पर हम लोग बात किए थे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद का। अगर हम लोग भाग की बात करें तो भाग 4A कहाँ पर है? भाग 4A में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों के बारे में देखने को मिलेगा। अगर पूछ लिया जाए कि टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है, तो टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या अगर है वर्तमान में कितना? 11। कितना है? 11 मूल कर्तव्य। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप 2-3-4 मूल कर्तव्यों को लिख के दिखाएंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा उससे कि कौन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 94। और क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 किस चीज़ से संबंधित है? तो कुछ कुछ आर्टिकल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सारे आर्टिकल को ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आर्टिकल 25 जो है ये क्या बताता है कि आपके पास आज़ादी है कि किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी धर्म की आप प्रचार कर सकते हैं। आप पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जैसे कि बाकी देशों में होता है। वहाँ पर क्या है कि एक ही धर्म को मान लिया जाता है, उस देश का धर्म। बट इंडिया क्या है? इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 में इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 95। और क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन से नहीं है? जो कि आपका क्या है? संवैधानिक प्रावधान संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो कि सामाजिक न्याय से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की अगर आप प्रस्तावना में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3-4 न्याय के बारे में बात किया जाता है। किस किस चीज़ की बात किया जाता है? एक बात किया जाता है आपका सामाजिक न्याय का। किसके बारे में? सामाजिक न्याय का। ये भी एग्जाम में बार बार यूपीएससी में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि आपका न्याय जो है कितने प्रकार का होता है। बीपीएससी में भी एक बार पूछा था, जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था।
तो आप याद रखिएगा कि प्रस्तावना में जो न्याय की बात किया गया है, जस्टिस की बात किया गया है, तो पहला है वहाँ पर सोशल जस्टिस की बात किया गया है। उसके बाद आपका आर्थिक न्याय की बात किया गया है। किसका बात किया गया है? आर्थिक न्याय का बात किया गया। उसके बाद जो है राजनीतिक न्याय का बात किया गया। किसका किया गया? राजनीतिक न्याय का। तो 3 टाइप का न्याय आपको देखने को मिलता है, जस्टिस आपको देखने को मिलता है किसमें? प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में यहाँ पर बात किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, इसका प्रावधान तो है। विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, समान कार्य हेतु समान वेतन और बाल श्रम निषेध। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारे चीज जो है आपका है, बट ये क्वेश्चन जो है आपका बाद में जो है इसको जो जिस आयोग में पूछा गया था इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि ये सारे ही क्या संवैधानिक प्रावधान की कैटेगरी में है, तो ये कोई भी नहीं है, ये तो चारों ही होगा, ये याद रखना है। बाकी 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मूव टू द 96, क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए सदन में कितने सदस्यों की संख्या प्रेजेंट में जरूरी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको याद रखना है कि जितने भी कुल सदस्य है उस सदस्य संख्या का 1/10 भाग प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा आपका लोकसभा की कार्यवाही का संचालन होगा। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के कार्यवाही के संचालन के लिए कुल सदस्य का 1/10वां भाग जो है आपका प्रेजेंट रहना जरूरी है बैठक में। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 97, और 97 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? तो किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद होना चाहिए? तो आपको 4-5 आर्टिकल जो यहाँ पर दिख रहा है 74, 78, 79 और 80, ये सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 74 जो है किसके बारे में बात करता है कि एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए। मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 आपको यहाँ पर याद रखना है, पूरा लाइन याद नहीं होगा, छोटा छोटा वर्ड आपको याद रखना है, कनेक्ट करना है आर्टिकल के साथ। जैसे आर्टिकल 74 तो वहाँ पर आपको कनेक्ट करना है क्या? मंत्रिपरिषद कनेक्ट करना है, और फिर बाकी लाइन आपको अपने आप याद आ जाएगा। जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु क्या होना चाहिए? एक मंत्रिपरिषद होगा। तो ये आर्टिकल 74 में इस चीज़ के बारे में बात किया गया। अगर हम लोग आर्टिकल 78 की बात करें तो आर्टिकल 78 जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बात करता है। किसके बारे में? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। बट यहाँ पर भी कंडीशन है, ये सारे आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने या इत्यादि के संबंध में प्रधानमंत्री की जो कर्तव्य है वो आर्टिकल 78 के बारे में बात करता है। आर्टिकल 79 किस चीज़ के बारे में बात करता है कि संसद का गठन के लेकर के जो भी रूल रेगुलेशन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आर्टिकल 79 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 80 किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा की संरचना जो है ये आपका किस आर्टिकल के तहत हो जाएगा? ये आर्टिकल 80 हो जाएगा। तो ये चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, चारों आर्टिकल आपको याद रखना है, और क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। 98 आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो आपको याद रखना है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट वो किया जाता है आपका संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इसमें इतना ही आपको याद रखना है कि जो राज्य चुनाव आयुक्त है इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। इतना पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 99, और क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा जा रहा। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा। तो हाल ही के डेट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब काफ़ी जो है चर्चे में रहता है, न्यूज में रहता है, तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाता है। तो अगर पहला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है
कि किसी भी पॉइंट पर अगर कन्फ्यूजन होगा किसको, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, तो वो कहाँ से परामर्श मांगेंगे, कहाँ से परामर्श डिमांड करेंगे, तो परामर्श लेंगे किससे, सर्वोच्च न्यायालय से। तो ये आपका ट्रू है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ अगर एडवाइस दिया किसको, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति इस चीज़ को माने या ना माने ये उनके ऊपर है, बट वो बाध्य नहीं है। ठीक, ये ट्रू है स्टेटमेंट। और ऑप्शन नंबर डी में अगर आप जाएंगे तो डी में यहाँ बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार जो है प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो ये भी ट्रू है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई चीज़ परामर्श के अनुसार सरकार क्या कर सकता है, प्रस्तावित विधेयक में संशोधन कर सकती है, लिखा है। तो ये भी आपका ट्रू है। बट यहाँ ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है, जो कि आपका फॉल्स है। राष्ट्रपति अगर कुछ भी चीज़ डिमांड करेंगे, परामर्श मांगेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय को वो देना होगा। वो उसके लिए बाध्य नहीं है, नहीं उसके लिए बाध्य है, एक टाइप से हम लोग कह सकते हैं। तो यही चीज़ जो है जो आपका फॉल्स है और यही इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 100। और क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं, यानी जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक निर्वाचक मंडल होगा, ये किस आर्टिकल में बात किया गया है, तो ये आर्टिकल 54। अगर आप संविधान का आर्टिकल 54 में जाएंगे तो वहाँ इस चीज़ के बारे में बात किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या होगा, एक निर्वाचक मंडल का गठन होगा। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो भारत की संसद और राज्य की विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेश के केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल हो पाएंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होगा इसमें ये सारे लोग शामिल होता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जो वोटिंग होता है, चुनाव होता है, ये आपका किस प्रणाली के तहत होता है, तो ये प्रणाली का आप नाम याद रखिएगा। ये प्रणाली को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं आनुपातिक, हिंदी में लिख दे रहे हैं हम पूरा पूरी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसी प्रणाली से जो है राष्ट्रपति का चुनाव आपका अपना देश में किया जाता है। और ये सारे लोग जो है शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। सॉरी। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी सब क्वेश्चन मूव करेगा ज्योग्राफी की ओर। ये एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि एशिया जो है पूरे, अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप की कैटेगरी में आता है। और एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा नदी जो है ये क्या आपका यांगत्जी नदी जो है सबसे लंबा है। और ये कितने किलोमीटर लंबा है, तो 6300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 6300 किलोमीटर लंबा नदी है, जो कि आपका एशिया महाद्वीप में सिचुएटेड है। और ये कहाँ से निकलता है, तिब्बत के पठार से। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि तिब्बत के पठार से। कहाँ से निकलता है, तिब्बत के पठार से। और तिब्बत के पठार से निकल करके कहाँ चली जाती है, ये तिब्बत के पठार से निकल करके आपका चाइना सी में गिरता है। कहाँ पर गिरता है, चाइना सी में। कहाँ पर आपका, चाइना सी में ये गिरता है। और टोटल इसका जो लेंथ है वो 6300 किलोमीटर है। बाकी नदी की अगर हम लोग बात करें तो हांगो नदी का जो लेंथ है वो 4667 किलोमीटर हो जाएगा आपका। मेकांग नदी का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, मेकांग का जो लेंथ होगा वो आपका 4023 किलोमीटर हो जाएगा। और बाकी अगर हम लोग बात करें लीना नदी का, तो लीना नदी का जो लेंथ होगा 4 to 6 क्या हो जाएगा आपका, 4 to 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से खाली एक ही पॉइंट आपको याद रखना था कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, यांगतीसी एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किलिमंजारो पर्वत जो है ये किस देश में सिचुएटेड है, तो किलिमंजारो माउंटेन जो है ये आपका सिचुएटेड है आपका तंजानिया में। किस कंट्री में सिचुएटेड है, तंजानिया में सिचुएटेड है। और आपको याद रखना है कि ये जो किलिमंजारो माउंटेन है ये किस चीज़ से निर्मित हुआ है, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ था वॉल्केनिक एक्टिविटी से हुआ था। वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये भी पॉइंट याद रखना है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो है आपका किलिमंजारो पर्वत का निर्माण हुआ था। और ये जो है किस महाद्वीप में सिचुएटेड, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप में सिचुएटेड है, तो अफ्रीका में ये आपका सिचुएटेड है। और अफ्रीका महाद्वीप का जो है ये आपका क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। तो ये सारे पॉइंट जो है आपका सबसे हाईएस्ट, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे हाईएस्ट। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे हाईएस्ट पर्वत का नाम क्या है और उसका ऊंचाई कितना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिखिएगा इसको। तो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट
हाईएस्ट जो पर्वत है वो क्या है आपका किलिमांजारो पर्वत है, जो कि आपका किस देश में है, तंजानिया देश में है। और इसका अगर हम लोग बात करें कि इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है। तो ये सारे पॉइंट किलिमांजारो पर्वत को लेकर के है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये सारे बहुत ही बेसिक फैक्ट है जो 1 to 8 के किसी भी बच्चों को याद रहता है, और एनसीईआरटी में ये सारे दिया हुआ है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि समताप सीमा पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना रहता है। तो वायुमंडल को हम लोग अलग अलग परत में बांटते हैं। जैसे सबसे ये जो आपका मान लेते हैं भूमि है, उसके ऊपर सबसे पहला परत जो है उसे हम लोग कहते हैं छोप मंडल। क्या कहते हैं उसे हम लोग? छोप मंडल। ये आप परत को समझ के या बढ़िया से याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा भी जाता है कि छोप मंडल के बाद कौन सी परत आता है, या पूरा का पूरा सीरीज आपसे दे दिया जाएगा। तो छोप मंडल के बाद कौन सा परत देखने को मिलता है? तो छोप मंडल के बाद देखने को मिलता है आपका समताप मंडल। कौन सा देखने को मिलेगा आपको? समताप मंडल देखने को मिलेगा। तो छोप मंडल के ऊपर क्या है आपका? समताप मंडल है। ये हम लोग भूमि से ऊपर की ओर जा रहे हैं। समताप मंडल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो कौन सा परत देखने को मिलेगा आपको? मध्य मंडल देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? मध्य मंडल। मध्य मंडल के अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आयन मंडल। क्या देखने को मिलेगा? आयन मंडल देखने को मिलेगा। और आयन मंडल के जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपका वो एक्सोस्फीयर हो जाता है, वाह्य मंडल हो गया, पूरा अंतरिक्ष वाला पार्ट यहाँ से आपका मूव कर जाएगा। और ये जो छोप मंडल और ये समताप मंडल दिख रहा है, इसके बीच का जो भाग है, इन दोनों का जो बीच का भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? समताप सीमा। इसे कहते हैं हम लोग क्या? समताप सीमा, जिसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया, समताप सीमा। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, इसे समताप सीमा भी कहते हैं या शांत मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी अगर पूछ लिया जाए कि समताप मंडल और छोप मंडल के बीच को हम लोग किस मंडल से जानते हैं, तो उसे हम लोग शांत मंडल के नाम से जानते हैं या समताप सीमा के नाम से जानते हैं। वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रहता है। बाकी ये सीरीज आपको पूरा याद रखना है। छोप मंडल से ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल से ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, और फिर आपका हो जाएगा वाह्य मंडल। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। अभी तक सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे सेशन को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। बेस्ट कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड कराया जा रहा है। अभी भी जितने भी वीडियोज आप देख रहे होंगे जेटेट का, ये आपको पता चलेगा एग्जाम के टाइम ही कि आप कितना टाइम खराब किया है। बट अगर कंटेंट आपको बढ़िया पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार आप पढ़ लीजिए। कंटेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए, ऐसा ना कि कुछ भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा। सारे कंटेंट एकदम ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी जेसीईआरटी बेस्ड है, और जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारा किसी न किसी टेट एग्जाम में पेपर 2 में पूछा गया है। तो बेसाल्ट सेल एग्जाम्पल है किस चीज़ का, किस प्रकार के सेल का एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो सेल होता है आपका, ये कितने प्रकार का होता है? जो रॉक्स, इसे हम लोग इंग्लिश में रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो रॉक्स आपको 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है आपका आग्नेय सेल। क्या होता है आपका? आग्नेय सेल या आग्नेय चट्टान भी कह सकते हैं। दूसरा होता है आपका अवसादी सेल। क्या होता है आपका? अवसादी सेल। और तीसरा प्रकार क्या है? कायांतरित। क्या है? कायांतरित होती है। कायांतरित, ठीक है, यहाँ लिखा भी है कायांतरित। तो 3 प्रकार के सेल होता है, एक आग्नेय सेल, एक अवसादी सेल, और एक हो गया आपका क्या? कायांतरित सेल। आग्नेय सेल का निर्माण किस प्रकार से होता है? जो पूरा का पूरा गर्म लावा होता है, मैग्मा होती है, वो जब ठंडा हो जाता है तो आग्नेय सेल का निर्माण होता है। और बेसाल्ट सेल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसका एग्जाम्पल है। तो बेसाल्ट सेल जो है आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एक आग्नेय सेल का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बेसाल्ट सेल का निर्माण किस प्रकार से होती है? इसका भी निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से होती है। ये वाह्य आग्नेय सेल है। बेसाल्ट सेल किसका एग्जाम्पल है? वाह्य आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है। वो सेल का टाइप के बारे में हम लोग बात किए, 3 प्रकार के होता है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित सेल। क्वेश्चन नंबर 105, 105 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत एवरेज एनर्जी का प्रवाह कितना होता है। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का जो फ्लो होती है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होती है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे हम लोग, जैसे सबसे पहले एनर्जी जनरेट हुआ किस में? प्लांट में एनर्जी जनरेट हुआ। अब प्लांट से जो एनर्जी है वो किस में जाएगा? मान लेते हैं कि शाकाहारी में जाएगा। किस में जाएगा? शाकाहारी में जाएगा, शाकाहारी। और फिर शाकाहारी से किस में जाएगा? मान लेते हैं हम लोग मांसाहारी में जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल बोलने का मतलब है कि एक ही दिशा में जाएगा, शाकाहारी से प्लांट में नहीं आता है, मांसाहारी से शाकाहारी के पास नहीं पहुँचता है, एक ही दिशा में पहुंचेगा, प्लांट से शाकाहारी फिर शाकाहारी से मांसाहारी। अब प्लांट के पास मान लेते हैं कि अगर 100% एनर्जी है, कितना एनर्जी है 100%, तो शाकाहारी के पास कितना परसेंटेज ट्रांसफर होगा, तो ऊर्जा का 10% भाग जो है शाकाहारी के पास जाएगा, यानी 100 का 10% भाग जो कितना हो जाएगा आपका 10% होगा, ये पहुंचेगा किसके पास, शाकाहारी के पास। अब शाकाहारी के पास, शाकाहारी से मांसाहारी तक पहुंचेगा तो वहाँ भी 10% ही पहुंचेगा, यानी यहाँ पर कितना पहुंचेगा 1% पहुंचेगा। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का जो प्रभाव होती है वो 10% होती है, कितना होती है 10%। और इसे हम लोग किस नियम से जानते हैं, तो इसे हम लोग लिंडमैन के नियम से जानते हैं। ये क्वेश्चन जियोग्राफी में पूछा जाता है तो इसलिए इसको ऐड किया गया है, बाकी ईवीएस में भी इसको पूछा जाता है। तो इसे बोला जाता है लिंडमैन्स लॉ, लिंडमैन्स 10% रूल। क्या बोला जाता है, लिंडमैन्स 10% रूल। इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा। एक आगे बढ़ने से पहले अगर आप जेटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी जेएससीईआरटी बेस्ड आपका नोट्स और टेस्ट सीरीज आपका लॉन्च कर दिया गया है एग्जामिनर एप्लीकेशन में। नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से। फिर आपको जो है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 में सोशल साइंस के लिए, और फिर पेपर 1 प्लस पेपर 2 का एक कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। अगर आप दोनों ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 106। और क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज जो है ये किसके राजदूत था। तो हम लोग सभी किस वंश से परिचित थे, मौर्यन डेंसिटी, मौर्य वंश से हम लोग परिचित थे। और मौर्य वंश की जो स्थापना क्या था, किसने किया था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग किसके बारे में बात कर लेंगे, मौर्य वंश के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने किया था। इसकी स्थापना जो किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपका मौर्य डेंसिटी का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था, तो नंद वंश था। कौन सा वंश था, नंद वंश था। तो नंद वंश के राजा कौन था, घनानंद था। कौन था आपका, घनानंद। और घनानंद को पराजित किया था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद को पराजित करके ही कौन बना था, चंद्रगुप्त मौर्य क्या बनाया था, मौर्य वंश का स्थापना क्या था। और इसमें हेल्प किसने किया था, तो चाणक्य ने। किसने हेल्प किया था, चाणक्य। यहाँ पर आप चाणक्य का नाम याद रखिएगा। चाणक्य का हेल्प से ही जो है घनानंद क्या हुआ था, घनानंद का हार हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था, जीत हुआ था। और फिर आपका मौर्य वंश का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और मेगास्थनीज जो है ये आया था, यह पूछा जा रहा है कि किसका राजदूत था, तो ये सेल्यूकस का राजदूत था और मौर्य वंश में ये आपका आया था। और यहाँ पर आपको किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। और इसने किताब भी लिखा था, किताब का नाम क्या है, इंडिका। तो ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, आपका मेगास्थनीज इसका लेखक हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 107। और 107 यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि कौन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यसभा में क्या था, नवरत्न था, जिसमें मेन नाम क्या था, जैसे कि आपका कालिदास हो गया। कुछ कुछ नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या थे, नवरत्न थे। तो कालिदास एक नवरत्न थे, आपका नवरत्न में थे, कौन थे, एक कालिदास हो गया। दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना बोरुरुचि, बोरुरुचि था आपका। ब्राह्ममिहिर भी आपका था जो ज्योतिषी से रिलेटेड था आपका। फिर आपका यहाँ पर धन्वंतरी भी था जो कि आपका चिकित्सा से संबंधित था। फिर आपका छपनक, एक नाम आप याद रखिएगा, छपनक। एक दिन और क्लास में इस चीज़ के बारे में बताए थे हम लोग, तो छपनक भी था आपका। तीसरा में आपका एक नाम याद रखिएगा, शंकु। क्या था, शंकु। चौथा में आपको एक नाम याद रखना है, अमर सिंह। क्या नाम याद रखना है, अमर सिंह। 9 रत्नों का नाम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। पांचवा में आपको नाम याद रखना है बेताल भट्ट का। किसका नाम याद रखना है, बेताल भट्ट की कहानी आप सुने होंगे, जो कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यसभा में क्या थे, नवरत्न थे यहाँ पर। और आपका एक छठा याद रखना है, घट खरपर या घट कर पर कहीं कहीं लिखा रहता, तो घट कर पर। तो टोटल 9 हो गया यहाँ पर, 6 इधर और आपको इधर 3 देखने को मिलेगा। तो ये टोटल 9 नवरत्न जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यसभा में प्रेजेंट था। बट फायान जो है नहीं था, ये एक चीनी यात्री था। कौन था, एक चीनी बौद्ध यात्री था। ये कौन था, एक चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री। ये पॉइंट भी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, चीनी बौद्ध यात्री था
जो भारत कब आया था, तो 405 ईस्वी में ये भारत आया था। 405 ईस्वी में ये भारत आया था बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 107 पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है इतिहास का और सभी को याद रहना चाहिए कि महाराणा प्रताप का जो हाथी का नाम था वो क्या था, आपका राम प्रसाद था। बहुत लोग घोड़े का नाम को जानता है। घोड़ा का नाम क्या था, महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जिसका क्या नाम था, चेतक। क्या नाम था, घोड़ा का नाम था आपका चेतक नाम था। वो जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। अगर पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप जो है किस वंश से संबंधित है, तो ये सिसोदिया वंश, आप याद रखना है, सिसोदिया सिसोदिया सिसो जस्ट ए मिनट, ये जो है आपका सिसोदिया वंश से संबंधित है। किस वंश से, सिसोदिया वंश। और ये सिसोदिया वंश किस एरिया में राज किया है, तो ये आपका मेवाड़ के राजा थे। सिसोदिया वंश मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ के राजा कौन था, आपका महाराणा प्रताप। और उनका घोड़ा का नाम क्या था, चेतक था। और हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद हाथी का नाम था। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, बंजारा परिवार में हुआ था। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने किया था। तो वीर विनायक दामोदर सावरकर जो है लंदन में अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो स्कॉलरशिप की जो अरेंजमेंट है ये जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो स्कॉलरशिप की जो अरेंजमेंट है ये किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। और सावरकर क्या था 1904 में, 1904 में 1904 में क्या किया था आपका, अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था। अभिनव भारत, अभिनव भारत ये क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका जो आपका गठन किया था, किसने किया था, दामोदर सावरकर जी के द्वारा किया गया था। साथ ही एक किताब भी लिखा गया, किताब का नाम भी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी। द इंडियन वॉर ऑफ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किताब भी आपका लिखा गया किसके द्वारा, दामोदर सावरकर के द्वारा ही आपका लिखा गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1112 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ था। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि मत्स्य जनपद की जो राजधानी था वो राजधानी कहाँ था, आपका विराटनगर राजधानी था। क्लियर है आपका। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि त्रायन का युद्ध किसने जीता था। तो त्रायन का दो युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था आपका, फर्स्ट जो वार हुआ था त्रायन का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वार कब हुआ था, 1191 में फर्स्ट वार हुआ था। फर्स्ट वार किन लोगों के बीच में हुआ था, दो व्यक्ति के बीच में हुआ था। एक था आपका मोहम्मद घोरी, कौन था आपका, मोहम्मद घोरी था। और दूसरा था अपने साइड में कौन था, पृथ्वीराज चौहान। कौन था यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के बीच में त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान। इसमें विजयी कौन हुआ था, जीत किसका हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था। और जीतने के बाद मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया था, कौन, पृथ्वीराज चौहान। फिर आपका सेकंड वार हुआ त्रायन का, जिसे द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ आपका, त्रायन का द्वितीय युद्ध ये हुआ आपका 1192। जस्ट एक साल बाद ही फिर मोहम्मद घोरी अटैक किया और उस टाइम में इन दोनों के बीच ही वार हुआ। बट इस बार कौन जीत गया था, तो इस बार जो है आपका सेकंड वाला में आपका चौहान जो हार गया था, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया था। पहले बारे में जीत गया था, उसी टाइम इसको खत्म कर देना चाहिए था, बट उसने उसको मारा नहीं, उसको छोड़ दिया। फिर बाद में फिर वार करने आया, लड़ाई करने आया, तो इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था कि प्रथम युद्ध में किसने जीता था, तो प्रथम में आपका पृथ्वीराज चौहान आपका जीता था। और एक हुआ था त्रायन में, त्रायन का 3 युद्ध हुआ था टोटल, और थर्ड वार भी हुआ था। तो थर्ड वार किसके किसके, पहला तो याद रखना कि कब हुआ था, तो 1215 यानी 1215 में जो है त्रायन का तृतीय युद्ध हुआ था। और ये हुआ था किसके किसके बीच में, इल्तुतमिश, किसके बीच में, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश वर्सेस यबदल, या याद रखना आपको, यादलोल एंड कुवाचा, एंड कुवाचा। तो इल्तुतमिश और यादलोल एंड कुवाचा के बीच में हुआ था, जिसमें आपका इल्तुतमिश क्या हुआ था, इल्तुतमिश का जीत हुआ था। ये त्रायन का टोटल 3 वार है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तीनों वार के बारे में याद रखिएगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट वार एंड सेकंड वार है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 116। और 116 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संत मीराबाई के पति का नाम क्या था। तो संत मीराबाई कौन थे, कृष्ण भक्त थे। पहला तो याद रखना है कि ये आपका कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त
साथ ही साथ उनका पति का नाम क्या था, उनका जो पति का नाम था वो था भोजराज। क्या नाम था? भोजराज था। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल होता है। तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में आपका क्या क्या शामिल होता है, ये सारे क्वेश्चन आपका किससे हैं? सोशल स्टडीज़ का जो पेडागोगी वाला पार्ट है वहाँ से ये सारे क्वेश्चन पूछा गया। तो पेडागोगी भी आपसे पूछा जाएगा। तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या शामिल होता है? विद्यालय की जो आंतरिक क्रिया है, साथ ही साथ जो एक्सटर्नल एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी प्लस एक्सटर्नल एक्टिविटी, दोनों आपका शामिल होता है किसमें? आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस में। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक जो है हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, यानी चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। लेखक क्या चाहते हैं इससे मतलब नहीं है, जबकि बच्चा को क्या सीखना है, बच्चा एंजॉय कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सामाजिक विज्ञान की जो टेक्स्ट बुक है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? विद्यार्थी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वो जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है। यानी कि क्लास में एक टीचर है, मैम है, जो पढ़ा रही है किसके बारे में? जो इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, कैसे इलेक्शन वगैरह होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो किस मेथड से इसको पढ़ाएगी तो सबसे बेहतर होगा। तो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट मेथड आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट बेस्ड मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ बता रही है, तो बता रही है तो क्या हो जाएगा? कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सोशल साइंस का जो पेडागोगी वाला सेक्शन है, डिटेल नोट में आप रिवाइज कीजिएगा तो हर एक विधि के बारे में चर्चा किया गया है। 133 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किस चीज़ पर बल देना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को जो है विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। आपको वैसा टॉपिक पढ़ाना चाहिए, वैसे चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी वाला पार्ट है वो डेवलप हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 134 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण जो है यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण करने से विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होता है, साथ ही साथ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और विषय वस्तु को हम लोग बेहतर समझ सकते हैं। तो यानी कि उपरोक्त डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लूम की जो पाठ योजना है, ब्लूम्स टेक्स्ट प्लानिंग, ये किस चीज़ पर आधारित है? तो ब्लूम की जो पाठ योजना है ये जो है आधारित है किस पर? उद्देश्य पर, एम पर आधारित है। और इसमें जो है 3 भाग है। किसमें है? इसमें 3 पार्ट है। पहला 3 पार्ट है, तीनों पार्ट आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पार्ट इसमें है नॉलेज एस्पेक्ट। क्या है इसमें? नॉलेज एस्पेक्ट। पहला पार्ट इसमें नॉलेज एस्पेक्ट है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात किया जाता है इसमें पहला। दूसरा जो चीज़ है वो है आपका इमोशनल एस्पेक्ट। क्या है आपका? भावनात्मक, इमोशनल एस्पेक्ट है दूसरा। और तीसरा जो है इसमें वो है आपका मनोक्रियात्मक, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? मनोक्रियात्मक। क्या है आपका? मनोक्रियात्मक एस्पेक्ट। ये 3 एस्पेक्ट जो है ब्लूम की पाठ योजना में है आपका, और ये उद्देश्य पर क्या है? आधारित है। 136 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो दिया गया था ये किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था, और किलपैट्रिक को क्या माना जाता है? जॉन डेवी के उत्तराधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 137 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है? तो स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन, यानी अगर हम लोग किस प्रकार के एग्जाम लेंगे? निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा लेंगे तो वहाँ पर उसका जो स्वतंत्र चिंतन है यह देखने को हम लोगों को मिलता है। 138 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है आपका रबी फसल है। तो फसल के बारे में, भारत में जो फसल है 3 पैटर्न देखने को मिलता है। फसल का कितना पैटर्न देखने को मिलता है? 3 पैटर्न देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आए। सबसे पहला आता है आपका रबी फसल। क्या आता है आपका? रबी फसल। दूसरा जो आता है वो आता है आपका खरीफ फसल। क्या आता है? खरीफ फसल। तीसरा जो फसल आता है जिसे हम लोग कहते हैं जायद फसल। किसके बारे क्या कहते हैं उसे हम लोग? जायद फसल। और तीनों का अपना अपना क्या होता है? खासियत होता है। और हम लोग रबी फसल की बात करें तो रबी फसल की जो बुआई किया जाता है, पहला यहाँ पर हम लोग देखेंगे बुआई, यानी जब हम लोग उस फसल को बोते हैं तो इसका बुआई जो किया जाता है वो अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। इसका जो कटाई है, रबी फसल का जो कटाई है, कब हम लोग फसल को काट लेते हैं? तो फसल को हम लोग, रबी फसल को हम लोग मार्च से अप्रैल के महीना में इसको हम लोग काट लेते हैं। ठीक, अब हम
अब इसके साथ एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। तो रबी फसल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे गेहूं हो गया। गेहूं हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में इसको हम लोग काट लेते हैं। गेहूं के साथ साथ जो ठंडी के टाइम में जैसे सरसों होता है, फिर आपका चना हो गया, फिर आपका मटर हो गया, ये सारा एग्जाम्पल किसका आ जाता है, आपका रबी फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम लोग खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल की जो बुआई किया जाता है ये जून जुलाई, जो बारिश के टाइम में जो होता है, तो जून जुलाई में इसका बुआई किया जाता है। इसका कटाई कब कर लिया जाता है, तो इसका जो कटाई है कब होता है आपका, धान वगैरह का धान कब काटते हैं हम लोग, सितंबर से अक्टूबर के बीच में धान वगैरह की हम लोग कटाई कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो धान इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। धान हो गया आपका, मूंगफली हो गया आपका, और क्या क्या हो जाएगा, मूंगफली के साथ साथ आपका बाजरा हो गया, बाजरा के साथ साथ मक्का हो गया। तो ये सारे आपका किसका, खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। और हम लोग जायद फसल की बात करें, किसकी बात करें, हम लोग जायद की बात करें, तो जायद फसल में क्या हो जाएगा आपका, तो जायद में आपको याद रखना है कि इसमें ये जो फसल है मई जून में किया जाता है, इसको बोया जाता है। कब बोया जाता है, मई जून में, जो गर्मी ना ठंडा वाला टाइम, तो मई जून में इसका बोया जाता है। और मेन इसका जो है सब्जी जितने हैं उसको हम लोग जायद फसल के कैटेगरी में रख सकते हैं। यहाँ पूछा गया था कौन सा रबी फसल है, तो रबी फसल कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो यहाँ पर आप देखेंगे सरसों, तो क्या हो जाएगा आपका, सरसों जो है आपका रबी फसल के कैटेगरी में आ जाएगा। बाकी जूट हो गया, मूंगफली हो गया, तरबूज आपका जायद में आ जाएगा। तरबूज किस में आएगा, ये आपका जायद फसल के कैटेगरी में आएगा। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 138 को हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 139। तो क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कौन सा नेशनल वाटर हाईवे है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसके द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी, तो सादिया से धुबरी को जो जोड़ा जाता है कौन सा वाटरवे से जोड़ा जाता है, ये पूछा जाता है नेशनल वाटरवे। तो नेशनल वाटरवे 2 से जोड़ा जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 140 आपका इंपॉर्टेंट है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2011 की जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग टोटल, अगर हम लोग बात करें टोटल लिटरेसी रेट, टोटल की हम लोग बात कर लेंगे पहले। टोटल लिटरेसी रेट जो था भारत का वो कितना था, अभी तो बढ़ गया होगा। टोटल लिटरेसी रेट जो था वो था आपका 74.04% टोटल था। अब इनमें से जो है फीमेल कितना था और मेल कितना था। अब इनमें से आपको याद रखना है कि मेल जो था, मेल कितना परसेंटेज था, मेल था आपका 82.14% मेल लिटरेसी रेट। अगर हम लोग फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो फीमेल लिटरेसी रेट कितना था आपका, फीमेल लिटरेसी रेट था 65.46% था। तो मेल का हो जाएगा 82.14%, ये आपका मेल का है, और 65.46 ये किसका, आपका फीमेल का है। और टोटल कितना है 74.04% है। और राज्य के बारे में अगर सर्वाधिक शिक्षित राज्य की बात करें तो सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा, ये केरला हो जाएगा। और सबसे पीछे जो है आपका सबसे न्यूनतम जो है बिहार, जो सबसे कम है, इसमें कौन सा है, बिहार सबसे कम, बिहार सबसे कम में है। ये 2 राज्य का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 141। और क्वेश्चन नंबर 141 पूछा जा रहा है कि भारत में जो शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के परिणाम है। हम लोग क्या देखते हैं कि भारत में विंटर सीजन में क्या होता है, बारिश होता है। तो ये बारिश किस चक्रवात, किस साइक्लोन का परिणाम है, ये पूछा जा रहा है। तो शीतकालीन जो वर्षा होती है ये जो होती है आपका भूमध्य सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होती है उसी का परिणाम है। तो 141 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 पूछा जा रहा है कि सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से क्या जाना जाता है। इसे हम लोग स्थानीय रूप से तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तराई प्रदेश। सिंधु गंगा की मैदान के पार्ट को हम लोग तराई प्रदेश के नाम से यहाँ पर जानते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 143। और 143 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय किस ऊर्जा संसाधन को जाता है। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखता है ये किस एनर्जी के कारण आया था। तो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये कोयला के कारण हुआ था। उस टाइम मैक्सिमम इंडस्ट्री कोयला से रन होता था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 144। 144 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया। यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किस स्टेट के द्वारा नहीं किया जाता है, किस राज्य के द्वारा नहीं किया जाता है।
तो इसका जो किसके द्वारा नहीं किया था, सिक्किम जो है कोई भी रासायनिक खाद का यूज नहीं करता है कृषि में। 145 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका जेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, इस पॉइंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुआ था। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, हम लोग यहाँ लाइन बना जा रहे हैं कि किस देश ने प्लांट को बनाने में हेल्प किया था। पहला चीज सहयोगी देश की हम लोग बात करेंगे, और ये प्लांट किस राज्य में सिचुएटेड है, ये दोनों पॉइंट के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज आपको याद रखना है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है ये आपका रसिया के हेल्प से बनाया गया था। किस देश के हेल्प से इसको बनाया गया था, रसिया के हेल्प से। और बोकारो स्टील प्लांट हम लोग को का अपना राज्य झारखंड में जो है सिचुएटेड है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये आपका किस राज्य में सिचुएटेड है, तो ये आपका पड़ोसी राज्य जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको दुर्गापुर स्टील प्लांट देखने को मिलेगा। और इसको बनाया गया था किसके हेल्प से, ब्रिटेन के हेल्प से, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के हेल्प से इसको बनाया गया था। अगर हम लोग राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो राउरकेला स्टील प्लांट ये सारे प्लांट सेल के द्वारा मैनेज किया जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और राउरकेला का जो प्लांट है ये आपका कहाँ सिचुएटेड है, तो राउरकेला का प्लांट आपका सिचुएटेड छत्तीसगढ़। कहाँ पर आपका, छत्तीसगढ़ में ये आपका सिचुएटेड है राउरकेला। और ये बनाया गया था जर्मनी के हेल्प से, किसके हेल्प से, जर्मनी के हेल्प से आपका बनाया गया था। बाकी विजयनगर इस्पात संयंत्र नाम का कोई प्लांट है नहीं। तो यहाँ पर ये पॉइंट पूछा गया था कि ब्रिटेन के हेल्प से कौन सा प्लांट को बनाया गया था, तो ब्रिटेन के हेल्प से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को आपका बनाया गया था। 146 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी जो है उत्खात भूमि बैडलैंड के लिए कुख्यात है। तो यहाँ पर चंबल नदी को जो है आपको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उत्खात भूमि बोला जाता है। नेक्स्ट आपका 147 याकूत जनजाति का आवास। तो याकूत जनजाति जो है आपका उत्तरी साइबेरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो यही लास्ट क्वेश्चन था आज का सेशन का। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन के बारे में फीडबैक, सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जेटेट के नोट्स के लिए आप एग्जामिनर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। जो नोट्स है आपका, इसमें आपका नोट्स के साथ साथ 10 टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है, जो आपको ये हेल्प करेगा कि आपका तैयारी सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। 10 टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स क्लास वगैरह सारा एक ही सिंगल पैकेज में ये सारा अवेलेबल है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सारा काम कर लेना है। पेपर 1 में जो है आपका CDP EVS मैथ भाषा वाला, जो भाषा 1 वाला पार्ट जिसमें इंग्लिश और हिंदी है वो कवर किया जाएगा। जो क्षेत्रीय भाषा वाला पार्ट है, रीजनल लैंग्वेज वाला पार्ट है, वो आपका कोर्स में शामिल नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है तो पॉसिबल नहीं है। बाकी सारा आपका चैप्टर, बाकी सारा पूरा सिलेबस जो है इस कोर्स के माध्यम से आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में PDF को डाल देंगे, साथ ही साथ एप्लीकेशन में भी ये PDF आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।